नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी या राब्ता करना है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर भी भेज दें। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर एक ही है। आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर यह मिल जाएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि भूमि के कितने प्रकार होते हैं। मैं विस्तार से समझाऊंगा और बताऊंगा कि भूमि के कितने प्रकार होते हैं। और दूसरी हम बात करेंगे कि श्रेणी 5 यानी कि श्रेणी 5 के अंदर कितनी भूमि आती है। श्रेणी 5.1, श्रेणी 5.2, श्रेणी 5.3, इस प्रकार से श्रेणी 5 के अंदर कितनी भूमि आती है और इसके कितने प्रकार होते हैं श्रेणी 5 के, यानी कि वर्ग 5 की भूमि के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। क्योंकि बहुत से लोगों की कॉल आती है, मैं जब उनसे पूछता हूं कि यह भूमि किस श्रेणी की है तो वह बताते हैं कि श्रेणी 5 की भूमि है। लेकिन श्रेणी 5 के अंदर बहुत सी ऐसी कैटेगरी हैं जो अलग अलग भूमि के बारे में जानकारी रखती हैं या अलग अलग भूमि के ऊपर लगाया गया एक कोड है। हम विस्तार से जानेंगे कि श्रेणी 5 के अंदर कितनी भूमियां आती हैं, कितने प्रकार भूमियों के आते हैं श्रेणी 5 के अंदर। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि मरूसी काश्तकार किसे कहा जाता है और मरूसी क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी लेते हैं। तो साथियों, जानकारी करते हैं कि भूमि कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले वन भूमि, बंजर तथा कृषि योग्य भूमि और कृषि गैर उपयोग के प्रयुक्त भूमि, कृषि योग्य भूमि, अस्थायी चरागाह एवं पशुचर भूमि और वृक्षों और झाड़ियों के अंतर्गत भूमि यानी कि चालू प्रति, अन्य प्रति, शुद्ध बोया गया अक्षेत्र और एक से अधिक बार बोया गया अक्षेत्र, सामुदायिक अक्षेत्र और जो सड़क की भूमि है उसे कहा जाता है। इस प्रकार से जो धार्मिक न्यास की भूमि होती है उसे भी भूमि का प्रकार ही कहा जाता है, यानी कि यह प्रकार भूमि के होते हैं। इस कैटेगरी के अंदर सभी भूमि आ जाती हैं। जी हां, अब मैं आपको बताऊंगा कि राजस्व विभाग के अनुसार श्रेणी 5 की भूमि के अंदर कितनी कैटेगरी आती हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि भूमि के प्रकार कितने होते हैं, इतने प्रकार की भूमि होती है। अब बात करते हैं कि राजस्व विभाग के अनुसार श्रेणी 5 के अंदर कितनी कैटेगरी आती हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो श्रेणी 5.1 यानी कि किसी भी अगर खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है श्रेणी 5.1 की भूमि तो आप समझ जाएंगे कि कृषि योग्य भूमि यानी कि नई प्रति, इसे प्रति जदीद भी कहते हैं। अगर किसी की खतौनी के ऊपर लिखा हुआ हो श्रेणी 5.2 की भूमि यानी कि ऐसी भूमि को कहा जाता है कृषि योग्य भूमि यानी पुरानी प्रति और इसे प्रति कदीम भी कहा जाता है। अगर आपकी खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है श्रेणी 5.3 का तो इसके बारे में आप क्या अनुमान लगाएंगे कि यह भूमि वह है जो कृषि योग्य बंजर और इमारती लकड़ी और वन की जो भूमि होती है उसे श्रेणी 5.3 का कहा जाता है। या और अब बात करते हैं कि श्रेणी 5.3 ख ये किस प्रकार की भूमि होती है। यह वह भूमि होती है जो कृषि योग्य बंजर ऐसे वन जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां और झुंड इत्यादि होते हैं और झाड़ियां भी इसके अंदर ही आती हैं। अब बात करते हैं श्रेणी 5.3 ग अगर आपकी खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि यह भूमि कृषि योग्य बंजर, अस्थायी पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमि है। अगर आपकी खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है 5.3 घ यानी कि 5.3 घ तो ये इस प्रकार की भूमि है, यह इसे कहा जाता है अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। और अगर आपकी खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है श्रेणी 5.3 ड
यानी कि इस प्रकार की यह भूमि किस प्रकार की होगी, तो यह अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि होगी। और साथियों, अगर आपकी खतौनी के ऊपर 5 डबल का लिखा हुआ है तो इसे आप क्या समझेंगे? इसे समझेंगे कि वन भूमि जिस पर जो अन्य परंपरागत यानी कि वन निवासी, वन अधिकारी की मान्यता यानी कि अधिनियम 2006 के अंतर्गत वना अधिकार दिए गए हों, यानी कि यह भूमि कृषि योग्य ही भूमि होती है। अगर आपकी खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है श्रेणी 5 क और ख, तो आप इसके बारे में क्या समझेंगे? ये किस प्रकार की भूमि है? यह वन भूमि जिस पर अन्य परंपरागत यानी वन अधिकारी अधिकार 2006 के अंतर्गत वन अधिकार दिए गए हों और यह भूमि आबादी हेतु की भूमि होती है। यानी कि पहली जो भूमि थी श्रेणी 5 डबल क, वह कृषि के लिए होती है और श्रेणी 5 क है ये आबादी के लिए होती है, जहां पर वन होते हैं और जहां पर वन लगाए जाते हैं और वन के अंदर जिन लोगों की आबादी होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है श्रेणी 5 क और ग, तो यह किस प्रकार की भूमि है? यह इस प्रकार की भूमि है जो वन जिस पर परंपरागत वन यानी कि जो वन निवासी हैं, वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त अधिनियम 2006 के अंतर्गत वना अधिकार दिए गए हों और यह सामुदायिक वन अधिकार हेतु की भूमि होती है। तो मैंने जानकारी दी कि श्रेणी 5 के अंदर इतनी कैटेगरी होती हैं। अब आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और देखने के बाद आपको जब भी कोई खतौनी आपके सामने आएगी और इस प्रकार की कैटेगरी अगर आपकी खतौनी के ऊपर लिखी हुई है, तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और यह वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि श्रेणी 5 के अंदर अगर यह कैटेगरी है तो वह भूमि किस प्रकार की भूमि है। अगली वीडियो में मैं श्रेणी 6 के बारे में विस्तार से भी बताऊंगा। अब बात करते हैं कि मरूसी भूमि किसे कहा जाता है और मरूस कब हुआ था और किस प्रकार से उन लोगों को यह भूमि दी गई और किस प्रकार से उन्हें मरूसी काश्तकार घोषित किया गया। साथियों, धारा 12 यानी कि ठेकेदार का कुछ अवस्थाओं में मरूसी काश्तकार का समझा जाना, यानी धारा 12 के अंतर्गत रेवेन्यू एक्ट के अनुसार। और धारा 1, यदि कोई भूमि 1 मई 1950 को किसी व्यक्ति की निजी जोत में ठेकेदार की हैसियत से हो और ठेका उस ध्येय से दिया गया हो कि वह व्यक्ति उस भूमि में स्वयं खेती करेगा, तो उसकी विधि यानी कि लेखीय ठेका इस अध्याय से दिया गया हो। यदि कोई भूमि 1 मई सन 1950 से किसी को निजी यानी कि निजी जोत में ठेकेदार की हैसियत से रही हो और ठेका इस अध्याय से दिया गया हो कि वह व्यक्ति उस भूमि को स्वयं खेती करे, तो किसी विधि लेखीय यानी कि न्याय के आज्ञा के में किसी बात के रहते हुए भी उसके विषय में यह समझा जाएगा कि वह भूमि का ऐसा मरूसी काश्तकार है जिससे उस भूमि को अपने कब्जे में मरूसी काश्तकार की हैसियत से रखने और यदि वह दिनांक के साथ वह बेदखल हो गया तो उसकी उस हैसियत से फिर से कब्जा पाने का अधिकार है और वह इस भूमि के लिए मरूसी दर का लगान देनदार होगा। यानी कि सन 1950 से जो व्यक्ति किसी सीरदार व्यक्ति यानी कि सीरदार कास्ट के व्यक्ति की भूमि बो रहा था और वह उसे ठेके पर बो रहा था, तो सन 1950 के बाद वह व्यक्ति ऐसा एक मरूसी काश्तकार हो गया उस भूमि का कि वह
एक अध्यादेश आया था, उसके आधार पर उसे मरूसी काश्तकार घोषित किया गया। यानी कि जिस व्यक्ति के पास मरूसी भूमि है वह कभी भी काश्तकार नहीं होता है। मरूस का मतलब है कि उसके पूर्वज कभी किसी की खेती के अंदर ठेकेदारी करते थे और ठेकेदारी के आधार पर ही उन लोगों को सरकार के द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा उस भूमि का ठेका किया गया था, ऐसे व्यक्ति को पहले आसामी घोषित किया गया और फिर सरकार के द्वारा उन लोगों को कब्जा दिलाकर उन लोगों को मरूस शब्द के अनुसार उन लोगों को भूमिधरी किया गया। यानी कि जो काश्तकार सही काश्तकार होता है, नंबर 1 का, मैं कई जगह पर गया हूं, अगर कोई व्यक्ति बड़ा काश्तकार होता है तो उसकी बड़ी बात होती है, लेकिन मरूस का काश्तकार, चाहे वह 1000 बीघे का मरूसी काश्तकार हो, तो उसके हालात वही होंगे जैसे कि एक बेकारी के। आप देख लीजिए कि अगर कहीं पर आपको जन्म जन्मांतर का काश्तकार मिलता है तो वह सहनशीलता का काश्तकार होता है, और जो व्यक्ति ठेकेदारी कर या फिर मरूस हुई जमीन से काश्तकार बनता है तो वह दरअसल काश्तकार नहीं होता है, वह सारी उम्र ठेकेदार ही होता है। भले ही जमीन उसके कब्जे में हो, लेकिन वह काश्तकार नहीं हो सकता, वह केवल मरूस काश्तकार हो सकता है। यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा उन बड़े काश्तकारों के यहाँ हल चलाया करते थे। अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि मरूस का काश्तकार कभी भी काश्तकार नहीं हो सकता। मरूस का काश्तकार केवल एक नौकर की हैसियत से पहले हल चलाता था और आज भी वह हल चलाता है। बस फर्क इतना है कि कानून के आधार पर उसे मालिकाना हक दे दिया गया है, ऐसे ही जैसे किसी पट्टेदार को मालिकाना हक मिल जाता है। अगर आप उसे उचित बड़ा काश्तकार कहेंगे तो यह भूल है, क्योंकि काश्तकार वही होता है असली काश्तकार जो व्यक्ति पहले से ही उसके पूर्वज उस भूमि के ऊपर काश्तकार थे और वास्तविकता में वे पहले से ही काश्तकार थे। लेकिन अब भारत के अंदर ऐसे 50% काश्तकार हैं जो मरूस के काश्तकार हैं, और वह आज भी अपने आप को या तो नंबरदार या फिर काश्तकारी के आधार पर यह कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई काश्तकार नहीं है। काश्तकार शब्द या फिर माहलवाड़ी शब्द आप अगर पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, अगर पढ़ेंगे तो माहलवाड़ी और काश्तकार, नंबरदार, ये इस प्रकार के पद उन लोगों को दिए जाते थे जो व्यक्ति पहले वास्तव में असली काश्तकार हुआ करते थे। लेकिन आज के हालात के अंदर ऐसे व्यक्तियों को जो मरूस के काश्तकार हैं वह भी आज यहाँ पर काश्तकार कहलाए जाते हैं, क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा भूमि फ्री में मिली हुई थी उन व्यक्तियों को, और अब उन व्यक्तियों ने उस भूमि से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के बाद उन लोगों ने कुछ रजिस्ट्री की भी भूमि ली और वह काश्तकार बन बैठे हैं। तो अगर कानून के अंदर जाए तो असली काश्तकार वही होता है जो पहले से ही काश्तकार है। और मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, पूरा कानून रेवेन्यू का इसी बात पर बोलता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगे और इसके बाबत आपको मुझसे कुछ जानकारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।